हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? टू कंजर्व इज टू यूज जुडिशियसली और टू कंजर्व इज टू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने का मतलब है उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो अगर मैं बोलूँ प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्वेशन की नीड क्या है, यानी कि नीड ऑफ द आवर है एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करना, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एनिमल्स से उनका हैबिटेट छीन लेने से और फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देने से जो लॉस हो रहा है वो ह्यूमन बींग्स को भी हो रहा है और नेचर को भी हो रहा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम कंजर्व करें हमारे नेचुरल फॉरेस्ट्स को और हम कंजर्व करें एनिमल्स को, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ डायनासोर्स की, तो क्या आपने डायनासोर्स को देखा है? आप कहेंगे हाँ, मूवीज़ में। बट डायनासोर्स अब आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम में वो हमें कभी भी दिखाई कहीं भी नहीं देते हैं इन द वर्ल्ड। सो ऐसी स्पीशीज होती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, और हमें इस एक्सटिंक्शन को रोकना होगा, नहीं तो सारे फ्रूटफुल ट्रीज और सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हमने उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया तो सबसे मेजर जो लॉस हो रहा है वो है थ्रू डिफॉरेस्टेशन। मैं ट्रीज और प्लांट्स को कट कर रही हूँ, तो कटिंग ऑफ दोज ट्रीज एंड प्लांट्स, व्हाट इज इट लीडिंग टू? आप प्लांट्स को कट कर रहे हो, इसी प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। और इससे क्या होगा? वहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं या जो पेड़ के ऊपर एनिमल्स रहते हैं जैसे मंकीज, एप्स, और जो वहाँ उस लैंड में रहते हैं जैसे लायंस, टाइगर्स, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन सब का हैबिटेट आप उनसे छीन रहे हो। अल्टीमेटली होगा क्या? they'll run into the adjacent villages. So अगर हम किसी का हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो स्पीशीज जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। Therefore, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो होता क्या है और उसके क्या कॉजेज हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इज नथिंग बट द कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर आप किसी भी जगह पर जाएं और आपको इस तरीके का कुछ व्यू मिले, तो दैट इज़ कि वो लैंड जो था वो फॉरेस्ट लैंड था और उसको क्या किया है, क्लियर किया गया है बाय कटिंग द ट्रीज। तो ये कटिंग ऑफ ट्रीज से होगा क्या? इसी को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। बट आप खुद ही सोचिए, अगर ये पेड़ को मैंने कट कर दिया तो क्या होगा, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और उसके पहले क्यों मैंने इस पेड़ को कट किया? मे बी बिकॉज मुझे यहाँ से ये पेड़ हटा के यहाँ पर जो है घर बनाना हो, तो उसके लिए मैं इस लैंड को क्लीन करी हूँ। मे बी मुझे यहाँ से ये हटा के मुझे यहाँ वीट्स और कोई ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो करने हो जो कमर्शियली मुझे बहुत फ़ायदा देंगे, तो मे बी मैं फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करी हूँ पैसे कमाने के लिए। सो हो सकता है कि मैं इस जो लैंड है इसका मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर कल्टिवेशन, या फिर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, या फिर हो सकता है सिंपली ये जो पेड़ है मुझे उससे जो है वुड बनाना हो, फर्नीचर बनाना हो। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे पास कि हम जो है ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, फॉरेस्ट्स को क्लियर करते हैं। तो यही कॉजेज़ है ह्यूमन बीइंग के पास जो डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं। बट अभी हम डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें, यानी कि डिफॉरेस्टेशन करने से क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, तो शायद हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पेड़ों को कट अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है ट्रीज़ अट्रैक्ट रेनफॉल। अगर पेड़ों को कट करेंगे तो रेनफॉल किसी भी एरिया में कम हो जाएगी, और रेनफॉल की एब्सेंस तो हम सबको पता है कैन ब्रिंग हैवॉक। उसके अलावा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? हमें पता है ट्रीज़ जो है वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमें दे देते हैं। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए। तो जब ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करेंगे और उसको अब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स होंगे ही नहीं, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने से एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं रेट देखूं तो आप देख सकते हैं 1880 से 2013 में धीरे धीरे करके ही सही, रेड इज फॉर टेम्परेचर एंड येलो लाइन इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एकदम तेजी से उसका जो है अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जिसकी की वजह से आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे, बहुत गर्मी हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। So one of the main consequences of deforestation is that it increases temperature and it increases carbon dioxide and thereby it causes pollution. Moreover, अगर मैं trees को cut करूँगी तो क्या होगा? Trees को मैं cut करूँगी तो trees की जो roots soil को firmly hold करती हैं वो firmly अब hold नहीं कर पाएंगी, तो जो रेन वाटर होता है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेता है, वो अब्जॉर्ब अब अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल लो हो जाएगी। सो ये पूरा एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस वजह से। और क्या होगा, सपोज बारिश हुई, पानी आया, बट पानी अब सॉइल तो अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाएंगे। द वाटर फ्रॉम द सॉइल विल एंटर इनटू द लेक्स एंड रिवर्स इन द एडजेसेंट एरियाज, और उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स जो है ओवरफ्लो करेंगे, नोन एज फ्लड्स। सो फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग, ड्राउट्स ऑल्सो। अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो क्या ट्रीज रहेंगे ही नहीं, तो क्या रेनफॉल अट्रैक्ट नहीं होगी, तो जो ड्राई रीजन्स हैं वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अ ड्राउट, जहाँ सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ जो लैंड है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ सा हो जाता है एंड इट्स नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन। यहाँ आप कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में दैट क्रॉप्स और सीड्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन। सो आई होप ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको क्लियर हैं। फर्दर जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है दैट इज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दैट इज डेजर्टिफिकेशन। तो अब अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत सारे एरियाज में अगर कंटिन्यूसली काफ़ी सालों तक बारिश ना हो तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और इसका क्या मतलब है, जो आपकी उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर ज़मीन में चली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा, इट विल बी नो लॉन्गर फिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। तो क्या आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनपे की पत्तियां ही नहीं है, सो दैट दिस सिचुएशन इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। मोर ओवर सॉइल जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है और अपने थ्रू जाने देता है, दिस इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। अब अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो उनकी रूट्स स्ट्रांगली बाइंड नहीं करेंगी सॉइल को, और इसीलिए वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी पानी को, इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही लो हो जाएगा, जिसकी की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो बेसिकली एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से, और ये कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। मोर ओवर एक और चीज़ जो इसमें एडेड है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, जब आप अपने कार में बैठते हैं एंड सपोज कीजिए बहुत ही हॉट हाई टेम्परेचर, किसी दिन में बहुत ही हॉट डे है और आप अपनी कार में बैठे हैं, तो आपको गर्माहट फील होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कांच जो है, जो गाड़ी के कांच है, वो सनलाइट और सन की एनर्जी को तो ट्रैप कर लेते हैं, अंदर तो आने देते हैं बट बाहर नहीं जाने देते हीट को, इस वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यही करती है। कार्बन डाइऑक्साइड सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, उसे अंदर आने तो देती है बट बाहर जाने नहीं देती है। दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि वो ट्रैप कर लेती है सोलर एनर्जी को, और सोलर एनर्जी सनलाइट को ट्रैप करना यानी कि क्या, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देना। सो दैट इज वाई इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एक गैस, उसमें से उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, उसे जाने नहीं देती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आई होप ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज आर क्लियर टू यू। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर मुझे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो ये तो नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट तो कट किया तो क्या होगा डिफॉरेस्टेशन से, वो अभी अभी हमने देखा। उसके अलावा जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनका घर उनसे छिन जाएगा, उनका हैबिटेट उनसे छिन जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स बनाए और कुछ एरियाज को स्पेसिफाई कर दिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको जो है कोई वहाँ पर हंट नहीं कर सकता, यानी आप वहाँ शिकार पर नहीं जा सकते, और वहाँ पर उनको जो है फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनका हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो सारी कंडीशंस जो उनको एक एनवायरनमेंट जो उनको चाहिए सर्वाइवल के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी प्रोटेक्टेड एरिया की अगर मैं बात करूं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज की 3 कैटेगरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है और उनका हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या कोई भी एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ एंटर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो उनको फूड एंड फॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए आए हों। सो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दोज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइगर और ये एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पर दे आर प्रोटेक्टेड। और इसके अलावा अब हम देखेंगे अबाउट नेशनल पार्क्स। सो नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क भी वही है जहाँ पर एनिमल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और अपने हैबिटेट में, और वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो कंज्यूम कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं एज देयर हैबिटेट। तो नेशनल पार्क्स अभी देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स हैं एक ही जगह में, तो दैट इज बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड फॉर देयर सर्वाइवल एंड दिस इज नोन एज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेशनल पार्क। अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अलावा जो तीसरी चीज है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज अगेन फॉर एनिमल्स, बट वो ट्राइबल ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा वो प्रोटेक्टेड लैंड जो है वो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए तो है ही, बट वहाँ जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइफ को भी वो सपोर्ट करता है, यानी ट्राइबल पीपल कैन गो टू दोज एरियाज एंड दे कैन गेट फ्रूट्स एंड फूड फ्रॉम दैट रीजन। तो एज यू कैन सी सम ट्राइबल्स आर वर्किंग ओवर हियर, वो वुड या फिर फ्रूट्स ये सब यहाँ से ले सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ ह्यूमन बींग्स जो है ज़्यादातर जाते ही नहीं है, उनका इंटरफेरेंस जो है ऑलमोस्ट बैंड है। बट यहाँ पर हम बायोस्फीयर रिजर्व में देख रहे हैं दैट ट्राइबल पीपल कैन गो एंड ऑल्सो दे कैन ऑब्टेन देयर फूड एंड देयर सर्वाइवल नीड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक पचमढ़ी में है विच इज़ इन मध्य प्रदेश। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पे ऑफ कोर्स प्लांट्स और एनिमल्स को या मैं कहूँ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। तो उसका मैप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो दिस इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व इन योर पचमढ़ी। इट ऑल्सो हैज़ सतपुरा नेशनल पार्क, पचमढ़ी सेंचुरी and Dhain and Bori are also present over there। तो ये जो पूरा मैप है ये आपको पचमढ़ी का मैप है जहाँ पे आपको जो है बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क है जहाँ पर प्रेजेंट। तो आई एम श्योर आप कभी ना कभी कान्हा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ज़रूर गए होंगे। इफ़ यस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट कर चुके हैं। सो
फ्लोरा एंड फौना। तो अगर मैं बात करूं किसी भी रीजन में जो प्लांट्स उगते हैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, यहाँ पे जो प्लांट उगता है वो उस जगह का फ्लोरा कॉन्स्टिट्यूट करता है, और किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो वहाँ का फौना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि लेपर्ड्स इस पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं तो लेपर्ड्स वहाँ का फौना कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि पाइन ट्रीज हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं तो वो वहाँ का फ्लोरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो प्लांट्स इज फ्लोरा एंड एनिमल्स इज फौना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें उसका फ्लोरा और फौना क्या होता है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है क्लास 8 साइंस का तो आप डेफिनेटली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। वहाँ क्लास 4th to 12th के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अबाउट डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और अब हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट फ्लोरा, फौना एंड कंजर्वेशन। तो फ्लोरा क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनको उस रीजन का फ्लोरा बोलते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के वो वहाँ का फौना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो अब हम बात करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जो हमें आसपास हमारे दिखाई देते हैं। वो तो नॉर्मली सर्वाइव कर पा रहे, बट अगर हम कुछ ऐसे प्लांट्स की और एनिमल्स की बात करें जिन्हें मैं एंडेमिक कहूँ, एंडेमिक यानी कि अब वो इतने कम हो गए हैं नंबर में कि कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जस्ट लाइक डायनासोर। तो आपने डोडो के बारे में पढ़ा होगा। सो डोडो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, सिमिलरली डायनासोर। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या है? एंडेमिक स्पीशीज जो है अगर हम उनके बारे में बात करें तो एंडेमिक स्पीशीज are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular areas। तो वो species हो गई endemic, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड की जाने वाली। और अगर हम बात करें जैसे साल और वाइल्ड मैंगो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, ये वाइल्ड मैंगो ट्री की इमेज है। अगेन अगर मैं बात करूँ कोई भी एंडेमिक एनिमल की, तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट अ स्क्विरल, और ये स्क्विरल जो है इसका नाम है बाइसन। तो बाइसन इज द इंडियन जायंट स्क्विरल, और ये भी फाइंड की जाती है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो अगेन यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इट इज़ जायंट यानी कि बहुत ही बड़ी है, ये इसका साइज बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्क्विरल्स। तो ये स्पीशीज एंडेमिक है, इन पर्टिकुलर एरियाज में ही पाई जाती है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। बट अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी भी स्पीशीज है जो है जिनका कि अगर हम बात करें जो खत्म होने वाली है, देयर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो वो स्पीशीज होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों एंडेंजर हो रही है? सबसे पहले तो किसी भी नेशनल या एनिमल को या प्लांट को, ट्रीज को कट करना एंड एनिमल्स को जो है यूज़ करना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाइगर्स को यूज़ किया जाता है फॉर देयर स्किन, फॉर द फर, इस तरीके से यूज़ करना किसी भी एनिमल को इज़ पनिशेबल बाय लॉ। बट स्टिल एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हंट किया जाता था क्योंकि उसकी चमड़ी से बने हुए जैकेट्स, कोट्स जो है बहुत ही महंगे बिकते हैं इन द मार्केट्स। देयरफॉर टाइगर्स को किल किया जाता है, एंड इसी की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं।
तो दैट इज़ वाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जहाँ पे टाइगर्स को उनका एक पर्टिकुलर हैबिटेट दिया जाए, जहाँ और फूड दिया जाए जहाँ वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है इसके पहले कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती है, उनको एक प्रॉपर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है। तो अब हम एक बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। जैसे कि मैंने कहा है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है, टाइगर्स को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उन्हें उनका हैबिटेट और फूड प्रोवाइड किया जाता है सो दैट दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड स्टे सेफ इन एन एनवायरनमेंट। अगर ये रीजन्स को हम प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे तो फिर पोचर्स, हंटर्स आएंगे और वो हंट कर देंगे और वो टाइगर्स को किल करेंगे फॉर देयर स्किन। सो दैट इज़ वाई उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा जाता है, जिन्हें कि हम नेशनल पार्क्स कहते हैं। तो अब अगर मैंने जैसे कि आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताया था, तो एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो जो कि कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। दे माइट फेस एक्सटिंक्शन वेरी सून, क्योंकि अभी ही उनका नंबर कम होता जा रहा है, यानी कि डिमिनिश होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब अगर आप फॉरेस्ट कट कर देंगे तो एनिमल्स जाएंगे कहाँ, जो उस फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंघा। सो यू कैन सी ओवर हियर द एग्जांपल ऑफ वाइल्ड बफेलो। तो ये वाइल्ड बफेलो है और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। सो नेशनल पार्क्स में क्या किया जाता है, नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ दूसरे एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, वहाँ हंटर्स नहीं आ सकते हैं, वहाँ एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं आ सकते हैं, वहाँ पोचर्स नहीं आ सकते हैं, पोचिंग नहीं की जा सकती। पोचिंग से मतलब है कि किसी भी एरिया के आसपास घूमना, वॉन्डर करना इन सर्च ऑफ कि जब भी मौका मिले तो एनिमल्स को या किल कर दो या प्लांट्स को कट कर दो, तो ये पोचिंग कहलाता है। तो पोचिंग इज फॉरबिडन इन नेशनल पार्क। एनिमल्स को कैप्चर करना, उन्हें किल करना इज प्रोहिबिटेड इन अ नेशनल पार्क। सो आई होप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की क्या इंपॉर्टेंस है और वो प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों कहलाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इकोसिस्टम क्या होता है, तो एक ऐसा एरिया जिसमें कि कोई प्लांट्स या एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं विद देयर हैबिटेट, विद द अदर एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक वेदर, क्लाइमेट, रिवर, ये सब इकोसिस्टम बनाता है। सो व्हाट डू आई मीन बाय इकोसिस्टम? By the ecosystem, I mean that plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living. तो non-living को हम abiotic components बोलते हैं और ये जो living है इनको हम biotic components बोलते हैं। तो इन सब ये सारे components जब एक साथ किसी एक एरिया में रहते हैं उसी को हम ecosystem बोलते हैं। रेड डेटा बुक, तो रेड कलर का मतलब होता है खतरा। तो रेड डेटा बुक हमें क्या बताती है, इस टाइप की ये बुक है। ऐसी बहुत सारी रेड डेटा बुक होती है जो किसी भी एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बताए, रेप्टाइल्स के बारे में बताए, प्लांट्स के बारे में बताए। तो रेड डेटा बुक हैज़ अ कवर ऑफ रेड कलर बिकॉज वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताती है, यानी खतरा है इन स्पीशीज़ को, ये ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एंड ये टाइम है कि हम उन्हें बचा लें, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करें ताकि उन्हें हम सेव कर सकें। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन के बारे में अगर बात की जाए तो माइग्रेशन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ से दिल्ली माइग्रेट कर लीजिए, यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आप दिल्ली जाकर उस जगह पर रहने लग जाइए, तो दिस इज़ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कोई भी क्यों करता है, सपोज़ कि मुझे एक जगह पर जॉब मिल गई, सपोज मेरी जॉब पंजाब में है बट मुझे एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में माइग्रेट कर जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ बेटर कंडीशंस, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर मनी मिल रहा है। सिमिलरली
बर्ड्स क्या करती है, वो माइग्रेट कर लेती है। अब माइग्रेट क्यों करती हैं और कौन सी बर्ड्स करती हैं? देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइबेरियन क्रेन, और आप ग्रेटर फ्लेमिंगो को भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं माइग्रेट? दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज इनको एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हो सकता है उस जगह की कंडीशंस इनके लिए अनफेवरेबल हो गई हो। यानी कि ठंड के समय में व्हेन इट इज़ एक्सट्रीम कोल्ड, तो कुछ बर्ड्स वो कोल्ड रीजन से माइग्रेट करके थोड़े से हॉट, या फिर मैं कहूँ जहाँ पे टेम्परेचर इतना लो नहीं है, उन रीजन्स पे माइग्रेट कर जाती हैं। सो दिस इज़ बिकॉज अगर वो इतने कोल्ड रीजन में एग्स ले करेंगी तो वो एग्स हैच नहीं हो पाएंगे। देयरफॉर दे माइग्रेट टू अ न्यू प्लेस वेयर द कंडीशंस आर फेवरेबल एंड दे कैन ले एग्स। सो दैट इज द रीजन दैट दे माइग्रेट, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, एंड दे कैन नॉट ले एग्स इन अ वेरी कोल्ड रीजन, सो दे माइग्रेट. So I hope migratory birds and examples are clear to you. Now, हमने हमारे एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया, हमें कैसे कंजर्व करना है फौना को. अब मैं फ्लोरा की बात करूँ यानी प्लांट्स की बात करूँ, तो हमें बताए प्लांट्स से हमें पेपर मिलता है. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर तो चाहिए, बट मुझे उसके लिए प्लांट्स को जो है मतलब कट नहीं करना चाहिए प्लांट्स को. अगर मैं प्लांट्स को कट करूँगी तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ड्राउट्स, देन डेजर्टिफिकेशन, देन ग्लोबल वार्मिंग. सो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए. यानी कि पेपर जो हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी पेपर न्यूज़पेपर्स आते हैं उन्हें जो है रद्दी में हम बेच देते हैं, कबाड़ी वाले को हम दे देते हैं. वो क्या करता है? उन पेपर्स को फिर से यूज़ करता है और उन्हें रिसाइकल करता है और उससे फिर से पेपर बनाता है. सो ऑल दिस हेल्प्स इन अ प्रोसेस कि हम पेपर को रिसाइकल करके रीयूज़ करते हैं. दैट इज़ नेसेसरी ताकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट ना करना पड़े फॉर पेपर प्रोडक्शन. So what is our aim? Our aim is to reduce the usage, minimize our usage, that is reduce or save, and then reuse via recycling. So I hope ये आपको समझ में आ गया है. Reduce, reuse, recycle, the 3R principle. So ऐसा करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ कट होते हैं और उनकी कटिंग को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और हमें ये ट्राई करना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन हम ना करें या कम से कम करें, उसे मिनिमाइज कर दें. सो नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट होगा रिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन यानी ग्रोइंग न्यू ट्रीज. सो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये लोग न्यू प्लांट्स और न्यू ट्रीज को क्या कर रहे हैं? ग्रो करने के लिए सीड्स जो है ये लोग सो कर रहे हैं. सो व्हाई इज रिफॉरेस्टेशन नेसेसरी? सपोज किसी एरिया में ट्रीज कट होते गए, लैंड्स क्लियर होते गए फॉर मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स और ऑफिसेज. तो वहाँ क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे उन लोगों को सफ़र करना होगा. तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि जितना एरिया ऑफ लैंड आपने क्लियर किया है, यानी जितने एरिया में आपने डिफॉरेस्टेशन किया है, उतना ही एरिया में आप रिफॉरेस्टेशन कर दीजिए किसी भी सराउंडिंग एरिया में, उतने ही प्लॉट एरिया में. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ट्रीज़ आपने कट किए बट न्यू ट्रीज प्लांट कर दिए, तो आप कंपनसेट कर लेंगे और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लॉसेस है वो बेयर नहीं करने होंगे. सो व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? अगेन रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन. ये क्यों ज़रूरी है? हमें पता है जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. सो हमारे को हमारी जो ग्रीनरी है उसे रिटेन करना चाहिए, और इसी के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो दी गई है, दैट यू नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द नेचुरल फॉरेस्ट सो एज टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द
फ्लोरा एंड फौना। तो अगर फॉरेस्ट्स को हम मेंटेन करके रखेंगे तो वहाँ पे रहने वाली जो स्पीशीज़ है, प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ ट्राइबल्स जो उन फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लिविंग, उनकी लाइफ को हम एंडेंजर नहीं करेंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग और प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है ये समझ आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इसी चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है, तो आज हम इसके NCERT सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, हम ये पढ़ चुके हैं, वो होता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। Species found only in a particular area are known as endemic species. Migratory birds fly to far away places because of, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट अगर हो जाता है तो साइबेरियन क्रेन जो है उस कोल्ड क्लाइमेट से किसी दूसरे हॉट क्लाइमेट वाली एरिया में माइग्रेट कर जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। Differentiate between the following: wildlife sanctuary and biosphere reserve। तो हम सबको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी एनिमल की अगर हम बात करें उसे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि आप उसको प्रिजर्व करते हैं और उसको जो है बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट इज़ a area which is reserved in the forest for preservation of wild animals। तो वो क्या करता है, वो एरिया में उनके लिए suitable conditions होती है, उनके लिए फूड होता है, उनके लिए suitable environment होता है, एक habitat होता है जहाँ वो रह सके। So that is a wildlife sanctuary। And what about biosphere reserve? तो बायोस्फीयर रिजर्व तो किसी भी एरिया में जो है वहाँ पर हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं सो एज टू कंजर्व अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जैसे कि हम बात करें अगर एक किसी एरिया का कल्चर को हमें मेंटेन करना हो, प्रिजर्व करना हो, तो उसी के लिए मेंट होती है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बेसिकली किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को अगर मेंटेन करना हो, सारे जो वहाँ का फ्लोरा और फौना है उसको हमें जो है रखना हो, वहाँ पर प्रिजर्व करना हो, तो वो कहाँ किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो वो उस एरिया में क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, वहाँ पे उन्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। जू, आप सब जू जरूर गए होंगे। तो जू एक ऐसा एरिया होता है जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। जू तो सिटी में ही होता है, तो सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया हमने मार्क कर दिया जहाँ पर कि एनिमल्स हैं और वहाँ पर उनको एक आर्टिफिशियल हैबिटेट दे दिया हमने, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट तो वो नहीं है सिटी के अंदर, बट हमने उनको एक आर्टिफिशियल हैबिटेट दे दिया। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जू। एंड व्हाट अबाउट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वो एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया होता है जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर है। एंडेंजर्ड स्पीशी एंड एक्सटिंक्ट स्पीशी, तो एंडेंजर्ड स्पीशी तो वो है जो डेंजर में है, यानी कि जो खत्म होने वाली है, हो सकती है खत्म, तो वो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गई कि भाई अब इसे बचा लो, नहीं तो ये दिखेगी ही नहीं फ्यूचर में। तो अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट स्पीशी, यानी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी, जो एग्जिस्ट किया करती थी अर्थ पे किसी ज़माने बट अब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डोडो, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। सो दे आर नील, दे आर जीरो। क्यों? क्योंकि उनके रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस अब है ही नहीं। तो दैट इज वाई उनका हैबिटेट और क्लाइमेट जिसमें वो रह सकते हैं वो है ही नहीं, तो वो जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो वाइल्ड एनिमल्स पे डिफॉरेस्टेशन का क्या असर होगा? अगर मैंने फॉरेस्ट कट कर दिए, वाइल्ड एनिमल्स तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो बेसिकली मैंने उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया, तो वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे कहाँ? धीरे धीरे टाइम के साथ
वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एंड कुछ केसेस में क्या होगा, वाइल्ड एनिमल्स का अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दें यानी डिफॉरेस्टेशन कर दें तो वो एडजेसेंट विलेजेस में चले जाएंगे और ह्यूमंस के लिए थ्रेट बन जाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। तो हम सबको पता है एनवायरनमेंट में डिफॉरेस्टेशन का क्या रोल हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि प्लांट्स जो हैं उसे लेते हैं एंड उसे यूज़ करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है और अगर मैं प्लांट्स को कट कर दूं तो प्लांट्स नहीं होंगे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से होगी ग्लोबल वार्मिंग। हम पढ़ चुके हैं एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोलर आइस मेल्ट होगी, जिसकी की वजह से क्या होगा, फ्लड्स आएंगे और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। ऑन विलेजेस, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। तो अगर हमने प्लांट्स को कट कर दिया तो क्या होगा, विलेज में जो लोग होते हैं फार्मर्स, दे आर प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर से ही अपना लिविंग अर्न करते हैं। अब अगर मैंने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो टॉप सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो विंड से उड़ जाएगा और हैवी रेन से वो वॉश ऑफ हो जाएगा। और अगर सॉइल, टॉप सॉइल का इरोजन हो गया तो प्लांट्स कहाँ ग्रो होंगे। सो दिस विल इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ विलेजर्स। तो क्रॉप्स जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगे, उनके जो लैंड्स हैं वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे वोंट बी प्रोडक्टिव। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज। अब डिफॉरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स नहीं होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी जिसकी की वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं। और कुछ जो इम्पैक्ट है ये फ्लड्स वाला ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। तो वाटर साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से सिटीज़ में ये जो नेचुरल कलामिटीज़ हैं जैसे कि फ्लड्स, ये आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट इज बिकॉज इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और सिटीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों होगा, क्योंकि सिटीज़ में जो है ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगा। सिटीज़ के जो लोग होते हैं, अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, कार्स, स्कूटर्स सब यूज़ करते हैं, तो CO2 जो रिलीज़ होती है वो और ज़्यादा होगी, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी, तो ये कैलामिटीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा होंगे। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। तो अर्थ पे तो ओवरऑल इफेक्ट यही पड़ रहा है ना कि नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक ड्राउट्स, फ्लड्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सब होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे। तो ओवरऑल अर्थ पे जो इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थ पे जो है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफ़िकल्ट बना देंगी। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन नेचुरल नेक्स्ट जनरेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हमारा पूरा जो है सीन ही चेंज करा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ही पूरी चेंज हो जाएंगी। तो अगर एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल इरोजन, ड्राउट, फ्लड और बहुत सारी कैलामिटीज़ कॉज करेगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनके लिए सर्वाइवल और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। What will happen if we go on cutting trees? तो अगर हम ट्रीज़ को कट करते ही जाए तो क्या होगा। हमें पता है ट्रीज़ जो है रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ट्रीज़ कट हो गए तो रेनफॉल जो है वो रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही रेनफॉल जो है कम हो गई उससे क्या होगा, उससे ड्राउट्स के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये रेनफॉल का डिस्टर्ब होना, वाटर रेनफॉल के पैटर्न का चेंज होना बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल का डिस्टर्ब होना विल लीड टू सेवरल कैलामिटीज़। सो इट कैन लीड टू फ्लड्स
एंड ड्राउट्स, और अगर ड्राउट्स आए तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पर सूखा पड़ गया तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स एंड दिस इज नोन एज desertification. So this is the impact of cutting of trees. Next, the habitat of an animal is disturbed. तो अगर हैबिटेट किसी भी एनिमल का डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, थोड़े टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अगर मैंने उसके हैबिटेट को जो है उससे छीन लिया, यानी मैंने उसके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया, तो यही होगा. सो व्हाट विल हैपन इफ इट इज डिस्टर्ब, तो वो फूड के सर्च में इधर उधर जाएगा, वो सिटीज में भी जा सकता है. इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज्ड है तो वो किसको एक्सपोज्ड होगी, टू विंड्स विच कैन कैरी इट और टू वाटर विच कैन कॉज सॉइल इरोजन. तो इससे क्या होगा, जो हमारा क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, और अगर टॉप सॉइल ही उड़ गया या पानी से कैरी अवे हो गया तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी की वजह से जो है यील्ड क्रॉप्स की अच्छी नहीं होगी. सो ह्यूमस का एब्सेंस हमारे क्रॉप्स को ग्रो होने में डिफिकल्टी लाएगा. तो ह्यूमस किस में होता है, टॉप सॉइल में. दैट इज वाई टॉप सॉइल इज फर्टाइल. Why should we conserve biodiversity? भाई नेचर का बैलेंस बनाने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, फ्लोरा फौना. सो एवरीथिंग कंस्टिट्यूट्स द बायोडाइवर्सिटी विच मेंटेन्स द बैलेंस इन नेचर. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. तो अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, अर्थ पे सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होगा. सो दैट इज वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. Protected forests are not completely safe for wild animals. Why? क्यों? क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड एरियाज में कुछ लोग घुस जाए एंड दे डू पोचिंग, किलिंग, हंटिंग ऑफ द एनिमल फॉर देयर स्किन और फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम बात करें टाइगर को उसके फर के, उसकी स्किन के लिए, जो है उसकी खाल के लिए किल किया जाता है. तो अगर ये बाहर के लोग इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आ गए एंड इफ दे आर इनटू हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, तो ये कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड कहाँ हुआ. तो क्या ये प्रोटेक्टेड एरियाज कम्प्लीटली सेफ हैं? नहीं. अगेन ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स तो नियर बाय फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, फॉडर एंड फॉर देयर नीड्स. तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट से ही तो अपना सारा जीवन जो है के लिए, जो जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो फॉरेस्ट से ही तो ऑब्टेन करते हैं, बी इट फ्रूट्स, बी इट वुड फॉर for a bonfire, be it wood for some other usage. So they cook food by lighting wood. So ये सारी चीज़ों के लिए ट्राइबल्स फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो क्या कॉज है डिफॉरेस्टेशन का? सबसे पहले तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और उस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उस पर क्रॉप्स ग्रो कर सके और उसे सेल कर सके. सो दिस इज लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. अगेन अगर हम बात करें और क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के, तो डिफॉरेस्टेशन जो है क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. ज़्यादा पॉपुलेशन के रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो फॉरेस्ट लैंड्स आर क्लियर्ड टू मेक हाउसेज so that people can live. तो आप सबने सुना होगा अपने पेरेंट्स के से कि इस एरिया में तो पहले जंगल हुआ करता था, अब ये पूरा यहाँ पे कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं. सो दिस इज बिकॉज विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पीपल नीड स्पेस टू लिव. सो अगेन ट्रीज आर कट डाउन टू मेक फर्नीचर, वुड एट्सेट्रा. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब भाई पेड़ों को काट तो दिया होगा, क्या सॉइल इरोजन. सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा कि टॉप सॉइल ईजिली जो है इट विल गेट वॉश ऑफ. फिर जो उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी जो है रह नहीं पाएगी. अब अगर आपने फॉरेस्ट जो कि एक टाइगर के रहने की एक जगह है, अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया
तो क्या वो रह पाएगा? नहीं। तो आपने फ्लोरा, तो आपने ट्रीज तो कट ही कर दिए, तो फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो गया, फौना क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? क्योंकि उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया। अगेन फ्लड्स एंड ड्राउट्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग, हम सबको पता है अगर हम प्लांट्स और ट्रीज को कट कर देंगे तो CO2 को कौन यूज़ करेगा? कोई भी नहीं, जिसकी वजह से जो है एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। रेड डेटा बुक, तो रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा मेंटेन की जाती है और ये ऐसी बुक है जिसमें कि सारी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट है कि भाई इन्हें बचा लो, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इट इज मेंटेन्ड बाय IUCN। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? कुछ एनिमल्स का या बर्ड्स का किसी एक पर्टिकुलर कोल्ड वेदर या कोल्ड क्लाइमेट वाली एरिया से किसी हॉट क्लाइमेट वाले एरिया पे जाना इज नोन एज माइग्रेशन। तो दिस इज डन बाय साइबेरियन क्रेन, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट जो है उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो कोल्ड क्लाइमेट से अडेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो उस क्लाइमेट कंडीशन से जो है किसी हॉट क्लाइमेट कंडीशन पे चले जाते हैं, और जब वापस क्लाइमेटिक कंडीशन रिस्टोर हो जाती है जो उनके लिए सूटेबल है, दे माइग्रेट बैक। सो आई होप दिस इज क्लियर। In order to meet the ever increasing demands in factories and for shelter, trees are being continually cut. Is this justified to cut trees for such project? अगर हम बात करें एवर इंक्रीजिंग डिमांड की, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम लैंड्स को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों को शेल्टर देना है, रहने के लिए घर बनाने हैं, फिर उनके खाने के लिए क्रॉप्स चाहिए, खाना चाहिए, तो अनाज उगाने के लिए हम लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करे जा रहे हैं। तो ट्रीज को तो हमने कट कर दिया, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि हमने वाइल्ड एनिमल्स का जो है हैबिटेट छीन लिया। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन या कटिंग ऑफ ट्रीज से होता है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही उसका परसेंटेज बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आइस मेल्ट करेगी, इट विल लीड टू फ्लड्स, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेसिकली एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इफ़ वी कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग डिफॉरेस्टेशन। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? आप क्या कर सकते हैं? प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वन महोत्सव जो है एक ऐसा ही डे होता है जिसमें सब लोग न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोल सकते हैं कि वो क्रॉप्स को ग्रो करें, ट्रीज़ और प्लांट्स को कट ना करें, और क्रॉप्स जो ग्रो हो रहे हैं उन्हें डेली वाटर करें, उनकी टेक केयर करें, उन्हें एडिक्वेट जो है मैन्योर्स दिए जाएं। तो इन सब तरीक़ों से आप खुद इस ग्रीन वेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। तो हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है कटिंग ऑफ ट्रीज़ होता है, और हमें ये भी पता है कि ट्रीज़ अट्रैक्ट करते हैं रेनफॉल को। तो अगर ट्रीज़ कट हो गए तो रेनफॉल का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। ये डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, या कुछ और पर्पसेस भी हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब प्लांट्स तो है ही नहीं, ट्रीज तो है ही नहीं उसे जो है लेने के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देयरफॉर ये जो CO2 होती है हमारी, ये CO2 एटमॉस्फेयर में इसका लेवल बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड? भाई 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ों को कट करना होता है, और 17 ट्रीज को कट करना यानी डिफॉरेस्टेशन इज अ ह्यूज लॉस। तो इसीलिए पेपर को सेव करना चाहिए। कैसे करेंगे? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल।
अपना जो पेपर का यूसेज है उसे हम जो है रीयूज़ करें, यानी आगे का साइड भी यूज़ करें और पीछे का साइड भी यूज़ करें, और फिर जो पेपर हमने यूज़ किया उसे रिसाइकल करें। कबाड़ी वाला को हम हमारे घर के न्यूज़पेपर्स दें ताकि वो उस पेपर को रिसाइकल कर सके और फिर से यूज़ में ला सके। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर को रिसाइकल करें और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करें पेपर के यूसेज को लेकर और उसे वेस्ट ना करने को लेकर। फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप। तो हम एक दिल्ली का नेशनल पार्क आपको दिखाते हैं, नोन एज कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो यहाँ दिल्ली में सिचुएटेड है। एज यू कैन सी ऑन द मैप द प्लस मार्क इज वेयर कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। तो आई एम श्योर आप अगर किसी डिफरेंट सिटी में हैं या डिफरेंट स्टेट में, आप डेफिनेटली वहाँ पे नेशनल पार्क ज़रूर स्पॉट कर पाएंगे। सो दिस कंप्लीट्स द NCERT सोल्यूशन ऑफ क्लास 8 साइंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।